अभी तक तो विपक्षी नेताओं के बारे में हम ये कहते थे कि विपक्षी नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार है वो क्या कर रही है? खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। ये भिखमंगा पाकिस्तान से भी गया गुजरा ये बांग्लादेश है, वो भी आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, वहां पर किसका फायदा हुआ? क्या बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो गया? अगर मुद्दा केवल ये था कि शेख हसीना को कि आप ये जो आपकी ब्रह्मोस हैं, ये आपके जो S-400 हैं, बड़ी बड़ी बातें जो चल रही हैं, आपने राफेल वहां पर डिप्लॉयड कर रखे हैं, ये क्या केवल दिखाने के लिए हैं या फिर इनका कुछ इस्तेमाल भी होगा? दर्शकों नमस्कार, DNP इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन सो कॉल्ड हिंदू सरकार जो इस देश में केंद्र में है वो क्या कर रही है? यह सवाल दर्शकों अब इस देश की जनता पूछ रही है। इस देश की जनता जनार्दन ये जानना चाहती है कि आप लोगों को एक बड़ा वर्ग ये कहकर बुलाता है कि ये हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, किसी के मुंह से चू नहीं निकल रहा है। अभी तक तो विपक्षी नेताओं के बारे में हम ये कहते थे कि विपक्षी नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार है वो क्या कर रही है? खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। चिकन नेक उसको अलग कर दिया जाएगा, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरसंघचालक मोहन भागवत बंगाल गए थे, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हम सरकार में नहीं हैं, हमारा काम अलग है, हम अपना काम कर रहे हैं। इस बाबत सरकार को सोचना चाहिए। केवल एक देश है पूरे विश्व में हिंदुओं का जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, और भागवत जी ने यह कहा जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मानने को तैयार नहीं है कुछ लोग, और जो नहीं मानने को तैयार हैं एक बड़ा तबका इसी देश में रहता है, और वो जिस देश को हमने बनाया, उस पाकिस्तान को हमने बनाया, इस बांग्लादेश को हमने बनाया, ये भिखमंगा पाकिस्तान से भी गया गुजरा ये बांग्लादेश है, वो भी आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? प्रकाश जी, भागवत जी ने तो कहा कि हमें तो नहीं पता सरकार क्या कर रही है, सरकार को करना चाहिए, और शायद कुछ ऐसी बात हो कि अंदर अंदर चल रही हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं बताई जाती। लेकिन आप कब तक चुप रहेंगे? अरे बताइए मत, कम से कम कुछ तो बोलिए सामने आकर के, कुछ तो कहिए। एक सूबे का मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो जब संभल में वो तांडव चल रहा था उसकी कल्पना की थी बांग्लादेश से कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही संभल में हो रहा है, जो वहां है वो यही है, DNA एक ही है। लेकिन समझने को कोई तैयार है नहीं। केवल लोगों के सामने ये जो पर्दा डाल रखा है, पर्दा, हमें नहीं पता उस पर्दे के पीछे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन सवाल आज ये है कि जो लोग तुमसे आशा भरी निगाहों से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, एक आकांक्षा है कुछ होगा। सवाल यही है प्रकाश जी, कब होगा? अब देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। राहुल जी, होता क्या है कि जैसे एक चीज हम लोग बहुत स्पष्ट देखेंगे, जैसे पहले क्या हुआ, पहले श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, लोकसभा चुनाव के आसपास शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, हाल फिलहाल नेपाल हुआ। तो आपको ये पता है, जब आप वो मैप अगर आप स्क्रीन पर देखें ध्यान से, म्यांमार देखिए, बांग्लादेश देखिए, ऊपर फिर नेपाल देखिए, पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान तक देखिए, अफगानिस्तान के बाद फिर ईरान भी देखिए, आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वो ये कि इन सभी जगहों पर अव्यवस्था है, बवाल है, मारकाट है, तबाही है। और इन सभी देशों के बीच में एक देश यानी भारत, पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर लीजिए, इधर म्यांमार बांग्लादेश लीजिए, नीचे श्रीलंका लीजिए, भारत है जहां डेमोक्रेसी फल फूल रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले क्वार्टर के रिकॉर्ड तोड़ रहा है,
मतलब आर्थिक गति बहुत तेज है। दुनिया की तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं, रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि भाई हम लोग आने वाले समय में 2-3 सालों के अंदर अभी चौथी आर्थिक सबसे बड़ी ताकत है, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। अब सवाल ये है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ या नेपाल में हुआ, तो आपको याद है कि जब जब इन जगहों पर कुछ हुआ तो हमारे यहाँ बैठे लोगों ने कहा कि अरे ऐसा वाला हो जाए तो मजा आ जाए, अरे ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि आम भीड़, आम जनता सड़कों पर निकलकर आगजनी, उत्पात, दंगा फसाद, सरकारी भवनों को निशाना बनाए, देश की संसद में घुस जाए, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, तो ऐसी इच्छा कुछ लोग जग जाहिर कर चुके हैं। अभी बार बार जब नेपाल में हुआ तो उन्होंने कहा कि यहां भी जनजी को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। क्यों उतर जाना चाहिए, भगवान मालिक है। लेकिन वो लगातार कह रहे थे कि देखो जी, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे सपनों का क्या होगा, इसलिए तुम सड़कों पर निकलो। क्यों? क्योंकि एक सरकार है जो तुमको नौकरी नहीं दे रही है, तुमको काम नहीं दे रही है। ये नैरेटिव बहुत चलाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं निकले। अब इन तमाम देशों को देखिएगा, चाहे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सभी देशों को जब आप देखेंगे, इवन पाकिस्तान में देखिए कितना बवाल है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तालिबान का शासन है, इन सभी को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन लगेगा कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, वो बेहद मजबूत है। दूसरा, ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है। दूसरा, एक जो सफलता मैं आज के दौर में, वो चाहे हमारी जनता की मान लीजिए या सरकार की मान लीजिए, वो ये कि इस देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो गया है जो आम जनमानस, बाय एंड लार्ज, वो लोग ये समझने लगे हैं कि कौन हमको डिस्टेबलाइज करना चाहता है, कौन ये चाहता है कि हम सड़कों पर आ जाएं, और अगर हम सड़कों पर आएंगे तो इससे फायदा किसका है। क्योंकि अगर आप आकलन करेंगे, बांग्लादेश में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, वहां पर किसका फायदा हुआ? क्या बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो गया? अगर मुद्दा केवल ये था कि शेख हसीना को बर्बाद कर रहा है, तो शेख हसीना बर्बाद हो चुकी है, पार्टी बर्बाद हो चुकी है। बांग्लादेश की हालत आज भी वही है, नेपाल की हालत आज भी वही है, म्यांमार की हालत आज भी वही है, पाकिस्तान की हालत आज भी वही है। तो एक कॉमन चीज जो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कुछ ताकतें, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो पूरा इलाका है साउथ ईस्ट एशिया का, ये अव्यवस्थित रहे। लेकिन सवाल वो नहीं है ना। सवाल देखिए, ठीक है, आप अपने घर में अच्छा काम कर रहे हैं और वैश्विक पटल पर उसका असर दिख रहा है, लेकिन जब आप इतनी तेजी से, इतनी आपकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आप मजबूती से काम कर रहे हैं, लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ये जो आपकी ब्रह्मोस हैं, ये आपके जो S-400 हैं, बड़ी बड़ी बातें जो चल रही हैं, आपने राफेल वहां पर डिप्लॉयड कर रखे हैं, ये क्या केवल दिखाने के लिए हैं या फिर इनका कुछ इस्तेमाल भी होगा? आप मुझे एक बात बताइए, ये इसका टुकड़ा एक अलग हमने ही किया, ये पाकिस्तान का एक टुकड़ा है बांग्लादेश, जिसको हमने ही अलग कर दिया, और वो वहां पर कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। वहां जो नरसंहार चल रहा है, आज भी कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो दिल को दुखी करने वाली हैं, झकझोर देने वाली हैं। अब यहाँ जो हिंदुस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं, देखिए एक साधारण सी बात है, आप यहाँ जो इस देश के रहने वाले बहुसंख्यक लोग हैं, आप उनको कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं किसी दूसरे देश के लोगों को बचाने के लिए, तो ये कहाँ तक जायज़ है? बांग्लादेश और बंगाल सीमा मिल रही है, ज़्यादा दूरी है नहीं, और वहीं टीएमसी के सांसद हैं, अभिनेता रह चुके हैं, और इस तरह का बयान यूनुस साहब बताया जा रहा है उसको, यूनुस साहब, और कहा जा रहा है कि मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं हमें पता नहीं, कौन मीडिया किस तरह की खबरें चला रहा है हमें पता नहीं, हम दूसरे देश के बारे में हम क्या बोलेंगे? हम खुद अपने देश में रह रहे हैं, और बंगाल और बांग्लादेश अलग नहीं है। अब जिन नेता जिस तरह की संस्कृति है, ऐसी यही है, ऐसी वही है। अब जिन नेता इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। परिवार की का ऐसा गठजोड़ है कि घर रामायण है, बच्चों का नाम लवकुश है, कहानी कुछ और है। तो जो नेता अपने घर में नहीं बोल पाएगा, वो तो विदेश नीति पे क्या बोलेगा, ये बेकार की बात है। खैर नहीं, कम से कम आप निंदा तो कीजिए, आप ये कहिए तो सही कि भाई साहब ऐसा नहीं हो रहा है, सरकार को कुछ करना चाहिए। ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हो जिन लोगों से अपना घर नहीं संभला, उनसे क्या उम्मीद करोगे?
जिन लोगों को अपना घर परिवार नहीं संभाल सके वो लोग क्या देश विदेश और संबंधों पर बोलेंगे। इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। ये लोग यूनिस साहब इसलिए बोल देते हैं कि इनको ये लगता है कि यूनिस के बाद साहब नहीं लगाएंगे तो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान या वेस्ट बंगाल में रहने वाला मुसलमान जो है नाराज हो जाएगा, जबकि यहाँ के मुसलमानों का यूनुस साहब से कोई लेना देना नहीं है, इमरान खान से लेना देना नहीं है, परवेज मुशर्रफ से लेना देना नहीं है। लेकिन ये सोचती हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप ये कह रहे हो कि राफेल डिप्लॉय है, ब्रह्मोस है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो क्या ये केवल दिखाने के लिए? अब जो दर्शकों एक चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि चारों तरफ इतनी अव्यवस्था अराजकता इसीलिए है कि वो ये चाहते हैं कि यही वाली हवा आपके यहाँ भी पहुंचे, किसी भी तरह से भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो तहस नहस हो जाए, भारत की जो आर्थिक गति है वो तहस नहस हो जाए। जब आपके पड़ोस में आग लगी होगी तो उस आग का आपके यहाँ आना या पहुंचना संभावित खतरा है। और यही कारण है, आपको पता है कि यहीं के लोग बोलते रहते हैं कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए तो मजा आ जाए, जैसा मैंने आपसे कहा। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि इस देश की जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, वो बहुत अवेयर है। बहुत बड़ा देश है, लोग अब ये खरीद नहीं रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हिटलर है, नरेंद्र मोदी तुम्हारी नौकरियां खा रहा है। इस तरह के फ्रॉड लोग खरीद नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि लोग नेपाल या फिर बांग्लादेश में जो आप देख रहे हो, हमारे यहाँ उन विदेशी ताकतों का करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये यहाँ से ड्रिवन नहीं है, ये दूसरी जगह से संचालित हो रहा है। और उस तीसरी शक्ति को लोग पहचानने लगे हैं। दूसरा ये, वो किसी भी तरह से चाहते हैं, जैसे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर देखो, हमारे यहाँ भी एक सिस्टम, राहुल जी आप तो डिफेंस फोर्सेस में रहे हो, उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि आप जीत रहे थे तो रुके क्यों? आप जीत रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे, आपकी सेना आगे बढ़ रही थी, तो आप रुके क्यों? आपको ये पता है दर्शकों, मॉडर्न वॉरफेयर में आज के दौर में आपको ये पता है रूस यूक्रेन कितने दिन हो गए? आपको ये पता है? सालों। क्या किसी को अंदाजा था कि रूस यूक्रेन से इतना लंबा युद्ध लड़ेगा? यूक्रेन से कुछ दिन या कुछ घंटों की लड़ाई थी जो रशियन माइट है उसके हिसाब से, लेकिन रूस को वहां ट्रैप किया गया। यूरोपीय शक्तियां यूक्रेन के पीछे खड़ी हो गई, अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि उनको रूस की बर्बादी देखनी। और रूस पिछले 2.5-3 साल से लड़े जा रहा है। वो लड़ाई कब रुकेगी, फिलहाल तो इसकी कोई तिथि नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों ने ये प्लान किया राहुल जी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें आपको ट्रैप करने की कोशिश हुई कि किसी भी तरह से भारत को इस युद्ध में उलझाओ, लंबा उलझाओ। इसमें चीन का भी हित था, अमेरिका का भी हित था, यूरोपीय शक्तियों का भी हित था। आप लंबा उलझते तो चीन अपने सारे हथियारों का बढ़िया से प्रयोग कर सकता, दुनिया में डेमोन्स्ट्रेट कर सकता। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने हथियार बेच सकता, यूरोपीय शक्तियां आपको हथियार बेच सकती। लेकिन आपने क्या किया? आपने लक्ष्य निर्धारित किए। आपने कहा कि हम इस लड़ाई की लक्ष्मण रेखा तय करेंगे, हम इसको एस्केलेट होने से रोकेंगे, हम इसको, जो इसका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है जो बार बार पाकिस्तान कहता है, हम उसके लिए नई लक्ष्मण रेखा खींचे। हमने हमारे लिए लक्ष्य तय किए, हमने उन लक्ष्यों को पाया और हम रुके। फिर जब पाकिस्तान वापस जवाब देने आया, हमने फिर उस बात की जवाब दिया। हमने बार बार कहा कि हमने नॉन एस्केलेटरी हमला किया, हमने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया है, हमने किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग या रेसिडेंट इलाके को नहीं बनाया। पाकिस्तान को तो हमने जवाब दे दिया। पाकिस्तान का तो देखिए एक बार नहीं कई बार उसका मुंह तोड़ा जा चुका है। लेकिन ये पिछले 1 साल से जो बवाल बांग्लादेश में हो रहा है, और देखिए ये भी भारत की एक कूटनीतिक जीत तो है कि बार बार वहां से ये डिमांड की जा रही है कि शेख हसीना को वहां पर भेज दीजिए, उनको फांसी की सजा हो चुकी है। और इन जाहिलों को ये समझना चाहिए, इन जाहिलों को ये समझना चाहिए कि अगर तुम अपना बाप, आजकल ये लोग बाप बदलते रहते हैं, कभी लाहौर वाले बाप, कभी बीजिंग वाले बाप। तो जब तुम्हारे जो बीजिंग वाले बाप हैं, हमने आज तक दलाई लामा को वापस नहीं जोड़ा, तुमको ये लगता है कि शेख हसीना नहीं देंगे? शेख हसीना अतिथि देवो भव है भाई, आ गई हैं, रहेंगी, मर्जी जब उनकी होगी वो जाना चाहेंगी, चली जाएंगी। रही बात राहुल जी, जो मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान के लेवल पे वो फंसाना चाह रहे थे, 2-4-6 महीने चले, हम नहीं ट्रैप हुए, हम निकल गए। आपको पता है देश ही में कितना दबाव बन गया सरकार पर कि आप क्यों रोके। हमारी आर्मी ने कहा हमने ऑब्जेक्टिव तय किए थे, हमने उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया
और अब हम पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल ये कर देना चाहते हैं कि आतंकी हमला होगा तो कराची से लेकर रावलपिंडी इस्लामाबाद तक भारत के मिसाइल जाएंगे, ये न्यू नॉर्मल है। नहीं, सवाल देखिए, मूलतः सवाल वही है प्रकाश जी। देखिए, बार बार जो खबरें इस तरह की आ रही हैं, लोगों की आवाज जो बन रही हैं, वो यही है कि देखिए, हमारी ताकत का एहसास हमें है कि हम क्या हैं, लेकिन क्या सामने वाले को एहसास उसका है कि हम क्या हैं? और उसको अगर एहसास नहीं हो रहा है तो फिर क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्योंकि बात केवल यहां पर वो मजहब की बात है। यहां जब आजादी हुई थी, जब देश बटे थे, तो उस समय कितनी आबादी थी, आज कितनी है, इन लोगों की हिस्सेदारी कितनी है? समस्या उस बात से है। आप तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे वाले हैं भाई साहब कलाकार, वहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, एक बात है, वहां पर हिंदुओं की आबादी क्या थी, चाहे आप पाकिस्तान को लीजिए चाहे आप बांग्लादेश को लीजिए, आज वहां पर क्या है, हालात वहां के क्या हैं? क्यों लोगों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? और क्योंकि ये जो कहानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, बंगाल इसी देश का राज्य है, वहां भी यही सिचुएशन है। कई जिले ऐसे हैं जहां 60-70% वहां डेमोग्राफी इस तरीके से बदली है दर्शकों कि जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक हो गए हैं, और जो बहुसंख्यक थे वो हो गए हैं वहां पर अल्पसंख्यक। तो ये तो बंगाल बांग्लादेश बनता हुआ जा रहा है, और वहां के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये केंद्र सरकार, मतलब ये क्या चाहिए कि आप, अरे सब कुछ तो आपके पास में है, लगाइए ना राष्ट्रपति शासन वहां पर, दिखाइए ना ताकत अपनी। कहते हैं ना हिटलर है मोदी, तो मोदी क्यों नहीं अपनी हिटलर दिखा देते हैं? बता दीजिए कि हम हिटलर हैं। सवाल यही है। इंदिरा गांधी को लोग कहते थे कि हिटलर है, इंदिरा गांधी ने दिखा दिया, हाँ भाई हूं हिटलर। शाम को गई किसी राज्य में और वहां के जो मंत्रीगण थे, वहां के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सही तरीके से उनका स्वागत नहीं किया। अगले दिन आकर के घोषणा कर दी सरकार को वहां से। बताइए दर्शकों, दरअसल बात यह है कि फिर से एक बार मैप रखिए स्क्रीन पे, आप देखिए ध्यान से। ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन वहाँ जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम दिल्ली ले लेंगे, हम तमिलनाडु, इस सब तरह का जो बकवास जो लोग कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो आजकल नेतागिरी कर रहे हैं। आप जो मैप देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब आप ध्यान दें तो वहाँ पर इंडियन आर्मी बैठी है। ऊपर जब आप सिक्किम की तरफ देखते हैं, वहाँ इंडियन आर्मी बैठी है। वेस्ट बंगाल आएंगे, इंडियन आर्मी बैठी है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में देखेंगे, इंडियन नेवी बैठी है। कहने का मतलब, अगर आप बांग्लादेश के पड़ोसी देश देखें, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान का पड़ोसी भारत है, अफगानिस्तान है, उसके पड़ोस में ईरान भी है। आप अगर बांग्लादेश देखें तो इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी है भारत। और दूसरा पड़ोसी कौन है? दूसरा पड़ोसी है म्यांमार। वो छोटा सा हिस्सा जो कॉक्स बाजार का इलाका है वो जुड़ता है। यानी चारों तरफ से जो देश हमसे घिरा हुआ है, जो ऐसे, मैंने कहा था कि ताली के बीच में जब मच्छर आ जाता है मच्छर मर जाता है, ऐसे हम दबाएंगे ना वो दब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, ये ठीक बात है कि हम दिखा नहीं रहे, हम कर नहीं, लेकिन सिंबॉलिक कुछ चीजें हुई हैं। जैसे आप कह रहे हो हाशिमारा में राफेल का तैनात होना, हाशिमारा में S-400 यूनिट्स का तैनात होना, इवेंट वो कुछ तो ऐसा राहुल जी उस इलाके में हो रहा है, वो बांग्लादेश के स्तर पर हो या चीन के स्तर पर हो। अभी अभी भारत जो है उस इलाके में 3 नए मिलिट्री बेसिस बना रहा है। इसके अलावा जो इलाका चिटगोंग का है, जो पोर्ट वाला इलाका है, कॉक्स बाजार का इलाका है, वहां त्रिपुरा मिजोरम में भारत 2 और BSF के जो है वो कैंप बनाने, यूनिट्स बनाने की सोच रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा एक चीज समझना दर्शकों, जब हमने बांग्लादेश बनाया था ना, तो उस समय हमें 13 दिन लगे थे, और वो 13 दिन वो तब था जब हम ना न्यूक्लियर पावर थे, ना बहुत बड़ी सेना थी, ना बहुत बड़ा एयरफोर्स था। आज जो कुछ हमको करना है ना, आप यकीन करिए, बांग्लादेश से या बांग्लादेश का हिसाब करने के लिए हमको एक गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इंडियन नेवी अगर बंगाल की खाड़ी में खड़ी हो जाए और 48 घंटे के अंदर ढाका से लेकर बांग्लादेश के अलग अलग पेट्रोल पंप पर जो है नो फ्यूल का बोर्ड लग जाएगा, तेल आएगा नहीं, चड्डी बनियान जो ये बेचते हैं वो बाहर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जो पहले ट्रांजैक्शन सिस्टम था वो हमने बंद कर दिया, वो पिछले 1 साल से बंद है। पहले इनके पोर्ट से जो सामान है ट्रकों से भी चल के वेस्ट बंगाल तक आया करते थे,
वेस्ट बंगाल से फिर इनका सामान हम मुंबई पोर्ट तक भेजा करते थे। अब इनको अपना व्यापार अपनी बदौलत करना पड़ रहा है। तो उसमें पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन होते हुए जहां भी जो कुछ भी ये बेचते हैं वो बहुत खर्चीला है, बहुत परेशान करने वाला है जो ही ये बेचते हैं। दुनिया में इनकी यही हैसियत अब रह गई है, क्योंकि भारत ने पिछले 1 साल से जो वो कहते हैं ना कि आर्थिक मार बहुत बड़ी होती है, आर्थिक मार बहुत बड़ी है। दूसरा, इनका क्या बेचते हैं, ये दुनिया को क्या देते हैं? ये बेचते हैं कपड़े, चड्डी बनियान बेचने वाले लोग हैं। हमने इनको अगर धागा देना, गुजरात की एक कंपनी है जिसने रोका बीच में, अगर वो परमानेंट रोक दे, इनका वो चड्डी बनियान बनना बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ से बिजली की सप्लाई जाती है, अडानी के आज भी हजारों करोड़ इनके पास बकाया है, 60,000 करोड़ से ज्यादा तो इनके ऊपर बिजली बिल। एक रात के लिए काट दीजिए ना। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बिजली बिल हमने रोका नहीं, तो ये पूरा देश, इसीलिए आप ये समझना, केवल 1-2 रात के लिए करके दिखा दीजिए, इसीलिए आप पता चल जाएगा इसीलिए आप ये समझना कि वो ये जो लोग ढाका की सड़कों पर गलियों में जो चिल्ला रहे हैं कि हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पंखा भी अपने हिसाब से चला लो। चाह लेंगे तो तुम्हारा पंखा, तुम्हारे बेडरूम की लाइट, तुम्हारे घर में वॉशरूम में जो पानी आ रहा होगा वो पानी तक रोक सकने की ताकत भारत के पास। अरे भाई, आप कह रहे हो कि हम कब्जा लेंगे, हमको दे दो, हमको दे दो, दे कौन रहा है? क्योंकि जिस जमीन पर तुम लोग हो वो खुद हमने दिया है। हमारी दी हुई जमीन, हमारी कब्जाई हुई जमीन पर तुम लोग रह रहे हो। देखिए, कुछ चीजें हैं जो कई बार सरकार सामने से नहीं कहती है, जो भागवत जी कह रहे हैं वही जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखो ना, बांग्लादेश में करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक कोई आपकी आकर मदद नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। हमारी लड़ाई अगर करें, भारत की लड़ाई पाकिस्तान से या दुनिया के जिस भी देश से है, हमको खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हम दुनिया के देशों का मुंह नहीं देख सकते। वैसे ही बांग्लादेश के हिंदुओं को सोचना होगा, पहली जिम्मेदारी, पहली लड़ाई उनको लड़नी है, उसके बाद वो ये उम्मीद कर सकते हैं इंडियन आर्मी या भारत की सरकार से, लेकिन वो लड़ते दिखने चाहिए राहुल जी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी वो है। कोई साधारण नंबर नहीं है, 1.5 करोड़ लोग हैं और उन 1.5 करोड़ लोगों के साथ अगर वो सब हो रहा है जो हम देख रहे हैं, तो ये बेहद दुखदाई है। और अलग अलग फोरम्स पर देखिए ना, कनाडा में, कनाडा की संसद कनाडा के उसमें कह रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ ये गलत हो रहा है। अमेरिकी संसद में मुद्दा उठ रहा है। इवन जो रशियन एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने कल ये कहा कि बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि वो अगर दुनिया में बना तो उसमें भारत का सबको समझ में आ रहा है। सवाल यही है, सबको समझ में आ रहा है, सबको पता भी है। वैश्विक स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो सबको पता है कि हकीकत क्या है, लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं, या तो उनकी सोचने की शक्ति उनके भीतर नहीं है, और या फिर सोचना नहीं चाहते, जानबूझकर इस तरह का बवंडर करते हैं। और ये जो सब कुछ तैयारी थी दर्शकों, वो केवल माहौल बनाने की थी। आप देखिए ना, मतलब भीड़ इकट्ठा होकर के और एक निहत्थे युवक को इस तरीके से जिंदा जला देती है और उसकी वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पर वो वायरल होती हैं। तो ये किस लिए होता है? ये केवल भ्रम पैदा करने के लिए होता है, डराने के लिए होता है। उस डर से तो निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। पता नहीं, सरकार, हमें नहीं पता। प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि देखिए पता नहीं क्या भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो भाई इंतजार है। और दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।